हेलो स्टूडेंट, मैं आयुषानंद आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन क्लास बाय आयुष 6th टू 8th में। आज हम लोग करने जा रहे हैं लिविंग साइंस क्लास 8 का चैप्टर 5 कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल का लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जो 60 टू 90 वर्ड में है। और ये आप 3 क्वेश्चन देख पा रहे हैं यहाँ पे, है ना? तो इस वीडियो में आपको क्या-क्या देखने को मिलेगा, तो सबसे पहले इस तीनों क्वेश्चन का सटीक आंसर, जो भी सही आंसर है, और फिर ईज़ी आंसर जिसको आप आसानी से याद कर सकते हैं, और साथ में उसका क्वेश्चन का हिंदी और आंसर का भी हिंदी मिलेगा, और साथ में हम क्वेश्चन को भी समझाते चलेंगे और आंसर को भी समझाते चलेंगे ताकि आपको उसको कहानी की तरह याद रह सके। और फिर कैसे याद करना है, रट्टा कैसे मारना है, ये भी मैं बताऊंगा, है ना? क्योंकि एग्जाम में तो याद करके सिर्फ बोलना नहीं होता है बल्कि लिखना भी होता है। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है? डिस्कस 5 मेथड ऑफ फॉरेस्ट कंजर्वेशन। वनों के संरक्षण के 5 तरीके पर चर्चा कीजिए। कैसे हम जंगल का सुरक्षा करेंगे, रक्षा करेंगे, ये इसमें बताने के लिए कह रहा है। तो चलिए पढ़ते हैं 5। देखो, पहला तो ये लिखा द 5 मेथड्स ऑफ फॉरेस्ट कंजर्वेशन आर। ये तो सिंपल है। पहला एफॉरेस्टेशन, फिर प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेस्ट फायर, प्रोटेक्शन फ्रॉम इंसेक्ट एंड पेस्ट, कंट्रोल ऑफ ओवरग्रेडिंग, क्रिएटिंग प्रोटेक्टेड एरियाज। एफॉरेस्टेशन मतलब क्या होता है? तो प्लांटिंग एज मैनी ट्रीज एज आर कट। बोलता है उतना पेड़ लगाइए जितना हम लोग काटते हैं या काट रहे हैं। ठीक है, जैसे हिंदी में यहाँ पे दिया हुआ। ठीक है, अ, जितने पेड़ काटे जाते हैं उतने ही पेड़ लगाना, ये इसी को एफॉरेस्टेशन कहते हैं। ठीक है, फिर है प्रोटेक्टेड फ्रॉम फॉरेस्ट फायर, जंगल में आग लग जाते हैं। आप भी हाल फिलहाल बहुत सारा न्यूज़ सुने होंगे, एक अमेरिका में बहुत भयानक आग लगा था, जो कि बहुत दिन तक चलते रहा था, है कि नहीं? तो हमको जंगल को आग से ही बचाना है, तब जाके फिर हम लोग का फॉरेस्ट जो है बच पाएगा। तो प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेस्ट फायर, इसमें क्या करते हैं? तो मतलब कैसे बचाएँगे? तो यूजिंग फायर एक्सटिंग्विशिंग सॉल्यूशन, मतलब एक केमिकल आता है जो कि एरोप्लेन के द्वारा या हेलीकॉप्टर के द्वारा जंगल पे छिड़काया जाता है। उससे क्या होता है कि उसमें जल्दी आग नहीं लगता है, ठीक है? और कंट्रोलिंग विंड, और विंड को कैसे, हवा को कैसे कंट्रोल करें, इस दोनों के माध्यम से हम जंगल में आग लगने से बचा सकते हैं। फिर है प्रोटेक्शन फ्रॉम इंसेक्ट एंड पेस्ट बाय यूजिंग इंसेक्टिसाइड्स और रिमूविंग इन्फेक्टेड ट्रीज। बोलता है क्या कि, और फिर मतलब बहुत सारे कीटाणु से ही जंगल साफ हो जाते हैं। छोटे-छोटे जो जंगल होते हैं उसमें बहुत सारे कीड़े-मकोड़े ऐसे लगते हैं, या फिर कुछ बीमारी लग होता है ऐसा कि वो पूरा जंगल ही साफ हो जाता है। तो हम इंसेक्टिसाइड से या फिर उस इन्फेक्टेड जो पहले से बीमार हो गया है फिर उसको निकाल देंगे, तो और सब पेड़ बच जाएँगे। कंट्रोल ऑफ ओवरग्रेजिंग, जो चारा बहुत ज़्यादा चराया जाता है ना? ऐसा खास करके ग्रासलैंड टाइप एरिया में बहुत ज़्यादा होता है। जानवर बहुत ज़्यादा चर लेते हैं, तो क्योंकि वो जब चरते हैं तो घास को काट-काट के तो नहीं खाते वो घास को उखाड़ लेते हैं, है ना? वहाँ तो पूरा एरिया को ही साफ कर देते हैं। उससे क्या होता है कि वहाँ का मिट्टी जो है फिर बारिश में और फिर हवा में वहाँ से बह के आगे निकल जाता है। तो जब हवा में और बारिश में बह के आगे निकल जाता है तो वो टॉप सोइल जो होता है वही तो फर्टाइल है जिसमें पेड़-पौधे उग रहे हैं। वो अब टॉप सोइल ही जब कट के आगे निकल जाएगा, वहाँ से बह जाएगा, इरोज़ हो जाएगा, तो इससे क्या होगा कि उसका जो फर्टाइल सॉइल है, उपजाऊ मिट्टी है, वो निकल जाएगा, तो फिर वहाँ पे जंगल नहीं होगा। फिर वहाँ पे जंगल होना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे? कंट्रोल ओवर ओवरग्रेजिंग कैसे करेंगे? तो प्रोवाइडिंग पास्चर्स एंड रोटेशन टू प्रोटेक्ट ग्रोइंग प्लांट्स। फिर बोलता है कि मतलब उसको आप अ, कैसे मतलब क्या कह सकते हैं? जैसे कि आप यहाँ पे आज अगर अपने जानवर को चरा रहे हैं, तो फिर 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, या मतलब कुछ रोटेशन पीरियड रखें जितने में वो घास फिर बड़ा हो जाए, ठीक है? फिर है क्रिएटिंग प्रोटेक्टेड एरियाज़, एस्टेब्लिशिंग बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़, है ना? तो आप प्रोटेक्टेड एरिया की तरह भी क क्रिएट कीजिए कि जैसे यहाँ पे घना जंगल है कुछ एरिया में, तो उसको हम लोग प्रोटेक्ट करेंगे कि ताकि वहाँ पे कोई जंगल ना काट सके, अवैध बिज़नेस ना कर सके, है ना? दिन भर लकड़ी बेचा जाता है काट-काट के। तो ये 5 पॉइंट हो गया। पहला एफॉरेस्टेशन, दूसरा प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेस्ट फायर, तीसरा प्रोटेक्शन फ्रॉम इंसेक्ट एंड पेस्ट, चौथा कंट्रोल ऑफ ओवरग्रेजिंग, पाँचवाँ क्रिएटिंग प्रोटेक्टेड एरिया। अब देखो, ये 5 पॉइंट अगर आपको याद हो गया ना, तो इसमें आगे क्या लिखना है वो धीरे-धीरे आपके दिमाग में खुद ब खुद आ जाएगा, ठीक है? एक बार हिंदी पढ़ लेते हैं। वन संरक्षण के 5 तरीके,
इस प्रकार है। जैसे वनीकरण, एफॉरेस्टेशन मतलब वनीकरण, जितने पेड़ काटे जाते हैं उतने ही पेड़ लगाना है। तो इसको वनीकरण कहते हैं, एफॉरेस्टेशन कहते हैं। जंगल की आग से बचाव, प्रोटेक्शंस फ्रॉम फॉरेस्ट फायर। अग्नि अग्निशामक द्रव्य का प्रयोग या हवा को नियंत्रण करना। फिर है कीट व रोगों से सुरक्षा, पेड़-पौधा को। कीटनाशक का प्रयोग करना और संक्रमित पेड़ों को हटाना। अत्यधिक चराई पर नियंत्रण, चारागाहों को रोटेशन में प्रयोग करना, संरक्षित क्षेत्र बनाना, जैसे में जैव मंडल, आरक्षित क्षेत्र, राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीवन अभयारण्य स्थापित करना, ठीक है? वन्य जीवन वन्य जीव अभयारण्य स्थापित करना, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को स्थापित करना, तो ये क्रिएटिंग प्रोटेक्टिंग प्रोटेक्टेड एरिया, ठीक है? चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन? वनों की कटाई के क्या परिणाम होते हैं? मतलब उससे क्या फल मिलेगा अगर हम ज़्यादा पेड़ काट देते हैं तो? डिफॉरेस्टेशन हैज़ मैनी हार्मफुल consequences। बोलता है डिफॉरेस्टेशन से बहुत सारा हार्मफुल consequences, मतलब हार्मफुल का हानिकारक परिमाण, ठीक है? इट इंक्रीजेस सॉइल इरोजन। सबसे पहले तो क्या होगा? सॉइल इरोजन बढ़ेगा। सॉइल इरोजन मतलब क्या होता है? अगर आप पेड़ काट देंगे तो ज़ाहिर-सी बात है वहाँ का जड़ जो है मिट्टी को पकड़ के नहीं रख पाएगा आगे, तो वहाँ से मिट्टी वो कटेगा, चाहे बाढ़ आए, चाहे हवा तेज चले, ठीक है? तो व्हिच कैन लीड टू डिसर्टिफिकेशंस ओवर टाइम। बोलता है यहाँ से आपको याद रखना पड़ेगा। इट इंक्रीजेस सॉइल इरोजन व्हिच कैन लीड टू डिसर्टिफिकेशंस ओवर टाइम। It increase soil erosion which can lead to desertification over time। तो यहाँ से याद कर सकते हैं which can lead to desertifications over time। 3 पॉइंट में इसको याद कर सकते हैं छोटा-छोटा करके। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर पेड़ काट देंगे तो सॉइल इरोजन होगा जिसके कारण से आगे चल के वो मरुस्थलीय हो जाएगा, ठीक है? इट रेज़ द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड्स इन द एटमॉस्फेयर। दूसरा, अगर हम ज़्यादा पेड़ काटते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ा देगा, कहाँ पे? तो एटमॉस्फेयर में। तो इट रेज़ द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर, यहाँ तक याद कर लेंगे। फिर है कॉजिंग ग्लोबल वार्मिंग एंड डिस्टर्बिंग द वाटर साइकिल। और ज़ाहिर-सी बात है कि कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा जैसे ही वो अपने वातावरण में बढ़ेगा तो ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ेगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है हीट एब्ज़ॉर्ब करके रखता है। तो कॉजिंग ग्लोबल वार्मिंग एंड डिस्टर्बिंग द वाटर साइकिल, यहाँ तक याद कर लेंगे। विच में रिजल्ट इन ड्राउट्स, और इसके कारण से हमको सूखा भी हो जाएगा। और वाटर साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगा तो क्या होगा? सुखाड़ ही आएगा ना, मतलब ज़मीन के नीचे पानी ही नहीं रहेगा, बारिश ही नहीं होगा, तो वहाँ पे फसल उपजना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो ये इतना हो गया। फिर दूसरा, इट रिड्यूसेस ग्राउंड वाटर। अगर हम पेड़ काटते हैं, तो ये ग्राउंड वाटर कम हो जाएगा। क्यों? तो ड्यू टू लेस वाटर एब्ज़ॉर्प्शन बाय सॉइल, क्योंकि मिट्टी जो है कम पानी को अवशोषित करने लगेगा, व्हिच में आल्सो कॉज़ फ्लड। और जिसके कारण से क्या होगा कि फ्लड आएगा। ज़ाहिर-सी बात है, अगर मिट्टी अगर पानी को ज़्यादा से ज़्यादा अवशोषित कर ले, अंदर अपने अंदर समा ले, तो ज़ाहिर-सी बात है कि ऊपर वाला पानी जल्दी कम हो जाएगा। अगर नहीं, तो फिर ऊपर में ही पानी रहेगा और उसमें बहाव तेज़ आएगा और वहाँ से मिट्टी को काट के ले जाएगा। तो ये पॉइंट हो गया। फिर आगे चलते हैं, मोreover it creates shortage of forest products and destroy the habitats of many animals, putting wildlife in danger। बोलता है क्या इसके कारण से? अब यहाँ से मोreover, इसके बावजूद भी, इसके अलावा इट क्रिएट्स शॉर्टेज ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट। इससे क्या होगा कि आपके जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट हैं उसमें कमी आ जाएगा। दूसरा, डिस्ट्रॉय द हैबिट ऑफ मैनी एनिमल्स। यहाँ तक याद कर सकते हैं, है ना, कि बहुत सारे जानवर का हैबिटेट मतलब घर डिस्ट्रॉय हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। फिर दूसरा, पुटिंग वाइल्ड लाइफ इन डेंजर, और साथ में वन्यजीव जो है खतरे में आ जाएगा। उसमें मतलब समाप्त होने के डर में होगा, ठीक है? यहाँ तक समझ में आ गया? नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है? डिस्कस द स्टेप्स नेसेसरी फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशंस। बोलता है कि वन्यजीव संरक्षण के लिए आवश्यक कदमों पर चर्चा कीजिए। मतलब कैसे वाइल्ड लाइफ को बचाएँगे, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशंस कैन बी अचीव्ड थ्रू द फॉलोइंग स्टेप्स। कैसे? मतलब कुछ स्टेप दिया हुआ है नीचे, उसके द्वारा हम वाइल्ड लाइफ मतलब जंगली जानवर को कैसे, जंगली जीव को कैसे बचाएँगे उसके बारे में। तो पहला क्या है? हैबिटेट प्रिजर्वेशन, सबसे पहले उसके घर को बचाएँगे। फिर दूसरा, हंटिंग रेगुलेशन। हंटिंग रेगुलेशन मतलब जो शिकार करने जाता है, उस पे थोड़ा लॉ लगाएँगे कि भाई ये शिकार नहीं कर सकता।
प्रोटेक्टेड एरिया बनाएँगे, एक ऐसा एरिया जहाँ पे आम लोग बस अपने मन से नहीं घूम सकता है ना? वहाँ पे पुलिस को रखेंगे, तो उसमें गार्ड रखेंगे जिसके कारण से वहाँ पे कोई बिना पूछे, बिना इजाज़त के नहीं जा सकते वरना आप पे क्या कहते हैं आपको दंड मिलेगा, है ना? पनिशमेंट मिलेगा। दूसरा फॉरेस्ट प्रोटेक्शन और साथ में जंगल को ही बचाना है। जंगल को बचाएँगे तो ज़ाहिर-सी बात है वाइल्ड लाइफ कंज़र्वेशन भी बचेगा। तो हैबिटेट प्रिजर्वेशन मतलब क्या होता है? तो प्रिवेंटिंग डिफॉरेस्टेशन एंड प्रमोटिंग एफोरेस्टेशन टू प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर फॉर वाइल्ड लाइफ। बोलता है प्रिवेंट करेंगे डिफॉरेस्टेशन को, डिफॉरेस्टेशन से बचाएँगे और प्रमोट करेंगे किसको? एफोरेस्टेशन को। तो यहाँ तक तो याद रहे प्रिवेंटिंग डिफॉरेस्टेशन एंड प्रमोटिंग प्रमोटिंग एफोरेस्टेशन इसलिए तो टू प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर फॉर वाइल्ड लाइफ तो याद हो जाएगा ऐसे मन में ऊपर में बोलो प्रिवेंटिंग डिफॉरेस्टेशन एंड प्रमोटिंग एफोरेस्टेशन टू प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर फॉर वाइल्ड लाइफ यहाँ तक याद खत्म अब है हंटिंग रेगुलेशन तो हंटिंग रेगुलेशन कैसे करेंगे तो स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज टू बैन हंटिंग बोलता है क्या एकदम सख्त कानून बनाया जाए सख्त कानून बनाया जाए और फिर ये हंटिंग पे बैन लगा दिया जाए कि नहीं ये बिल्कुल ही मतलब बिल्कुल ही क्या है कानून के खिलाफ है अगर आप हंटिंग करते हैं शिकार करते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको क्या किया जाएगा? दंड दिया जाएगा, ठीक है? तो स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज़ टू बैन हंटिंग हंटिंग को बैन करने के लिए आपको एकदम सख्त कानून लाना होगा एंड स्टॉप पोचिंग ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज़ और साथ में अवैध शिकार भी नहीं करना होगा। अच्छा, अवैध शिकार कैसे होता है? जैसे हाथी का दाँत ना बहुत महँगा बिकता है, ठीक है? तो जंगली लोग क्या करते हैं मतलब जो शिकारी होते हैं, वो हाथी को मार देते हैं और फिर उसका दाँत को निकाल लेते हैं। फिर जैसे टाइगर हो गया, टाइगर को मार के उसका छाल निकाल लेते हैं। बाहर में लाखों करोड़ों में वो बिकता है। ठीक है? तो उसी को कहते हैं अवैध शिकार। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। प्रोटेक्टेड एरियाज़ बनाएँगे, क्रिएटिंग बायोस्फीयर रिजर्व जैसे मतलब प्रोटेक्टेड एरिया क्या होता है? तो बायोस्फीयर रिजर्व बनाएँगे। आपको पता है बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है? नेशनल पार्क बनाएँगे, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरीज़ बनाएँगे टू प्रोवाइड सेफ लिविंग कंडीशन ताकि उसको सेफ लिविंग कंडीशन मिले मतलब उसको ऐसा लगा ना लगे कि भाई यहाँ पे कोई आ गया और हमको मार के लेके चले जाएगा। क्या है कि इस सब एरिया में आपको घूमना आज़ादी से नहीं घूम सकते हैं, आज़ादी से घूमने पे रोक है। बायोस्फीयर रिजर्व में तो आप जा सकते हैं, लेकिन नेशनल पार्क में बहुत ही सख्त कानून होता है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ तो और। तो फॉरेस्ट प्रोटेक्शन क्या हो जाएगा? प्रिवेंटिंग ओवरग्रेजिंग, कंट्रोलिंग अच्छा, अब जंगल को बचाना है, तो ओवरग्रेजिंग से बचाना है, जो पिछले में याद किए थे। कंट्रोल फॉरेस्ट फायर करना और प्रोटेक्टिंग फॉरेस्ट फ्रॉम पेस्ट एंड डिजीज़ेज़, इससे बचाना है। तो हमको लगता है एक-दूसरे से सब रिलेट है। आप एक क्वेश्चन याद कीजिएगा, तो एक-दूसरा आपको याद होते चला जाएगा, ठीक है? तो यहाँ होता है हम लोग का ये वीडियो खत्म। आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, बाकी अपने दोस्तों से शेयर कर लेना। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लो ताकि मेरे ऐसे ही आने वाले न्यू वीडियो का नोटिफ़िकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।